चैप्टर 3 तलाश जारी। जिस वक्त विनय उन बदमाशों से बचने की जद्दोजहद कर रहा था, उसी वक्त दिल्ली के उत्तम नगर के एक 2 मंजिला मकान में हो रही बातचीत भी नीला राजपूत से संबंधित थी। बातचीत ऊपरली मंजिल के एक कमरे में हो रही थी। भूरे, क्या नीला राजपूत हमें मिल पाएगा? चटाई पर बैठे 2 व्यक्तियों में से एक बोला। उस आदमी के प्रश्न पर भूरे नाम के आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखता रहा। तुझे क्या लगता है भूरे? उस दूसरे आदमी ने फिर पूछा। गड़बड़ कहाँ हो गई? गड़बड़ तो तभी हो गई थी बिल्लू, भूरे ने जवाब दिया, जब ये भूरा सिंह पकड़ा गया था। उस दिन अगर मैं पकड़ा नहीं जाता तो मैं फिर कभी पकड़ा भी नहीं जाता। पुलिस ने तो मेरे को कई बार पकड़ा है, तेरे को भी कई बार पकड़ा है, लेकिन पकड़े जाने का कभी दुख नहीं हुआ। मुझे पता रहता था कि साल 6 महीने की लगेगी तो अपना क्या बिगड़ जाएगा। जैसे बाहर वैसे अंदर, लेकिन उस दिन पकड़े जाने का दुख तो 1.5 साल से हो रहा है। एक एक दिन जेल में इसी दुहक में कटा कि अगर मैं पकड़ा न जाता तो पूरी जिंदगी ऐश में गुजरती। भूरा सिंह जैसे ये बोलते बोलते कहीं खो सा गया था। भूरे, ओ भूरे, बिल्लू नाम के आदमी ने भूरे को पुकारा। कहाँ खो गया है? हम भूरा जैसे नींद से जागा। कहीं नहीं खोया। अब क्या करना है? सुष्मिता से मिलना है किसी भी तरह। कमबख्त, सुष्मिता का कोई फोन नंबर भी तो नहीं पता। तू बता, आज कैसी थी फील्डिंग? आते ही तो बताया था तुझे, फील्डिंग बहुत टाइट है। पक्का जान जाने का खतरा है। लेकिन भूरे, तुझे एक बात बताना भूल गया। क्या? जब मैं फील्डिंग चेक करने गया था तो पहले राउंड में ही मुझे पता चल गया था कि मामला आज भी खतरे वाला है। सड़क के किनारे एक काली वेन खड़ी थी और उसमें उस साले के आदमी तेरे आने का इंतजार कर रहे थे। भूरे, सच बता रहा हूँ, वो मेरी शक्ल नहीं जानते, वरना मैं भी तेरे साथ यहीं छुप कर बैठा होता। यही नहीं, अगर मैंने सुष्मिता से मिलने की कोशिश की होती तो मेरा भी गेम उसी हैंडसम की तरह बजा दिया होता। कौन हैंडसम? भूरे ने चौंक कर पूछा। किसकी बात कर रहा है? यही बात तो बताना मैं भूल गया था। वो क्या है कि काली वेन सुष्मिता पर नजर रखने के लिए थी और मैं वहां उस वेन पर नजर रखकर बैठा था कि अगर 5-10 मिनट के लिए वेन कहीं दाएं बाएं हो तो मैं तेरा मैसेज सुष्मिता को दे दूं। अरे उसकी बात बता न बिल्लू, जिसका तू कह रहा है गेम बजा दिया। वही बता रहा हूँ। क्या है कि एक हैंडसम नौजवान सुष्मिता से मिलने आया था। तुझे कैसे पता? मुझे नहीं पता। फिर क्या बोल रहा है बिल्लू? सुन तो सही भूरे। वो नौजवान अपनी कार को बिल्डिंग के साइड में पार्क करके बिल्डिंग में गया था। मैंने देखा उसके अंदर जाते ही एक आदमी वेन से निकला और उसके पीछे पीछे चला गया। लगभग 20 मिनट बाद वो आदमी बिल्डिंग से बाहर निकला और काली वेन में बैठे अपने साथी को कुछ इशारा किया। फिर भूरे ने उत्सुकता से पूछा। 1 मिनट बाद ही वो हैंडसम नौजवान बाहर आया और आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसके आते ही उस बदमाश ने उसको कोई कागज का पुर्जा दिखाया और तुरंत पिस्तौल निकाल ली। वही मार दिया? भूरे ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, वहां तो नहीं मारा। फिर कहाँ मारा? पता नहीं। क्यों पता नहीं? अरे वो जबरन उसकी गाड़ी में बैठ गया और उसे कहीं लेकर चला गया। मुझे क्या मालूम कहाँ मारा। जबरदस्ती। और क्या? मैंने पिस्तौल खुद उसकी गर्दन पर लगी देखी थी। कहाँ लेकर गया होगा ये तो नहीं पता, लेकिन जहां भी ले गया होगा उस बेचारे का गेम बजा दिया होगा। क्या पता वो बच जाए। अरे क्या बच जाएगा वो बेचारा। चेहरे से कितना हैंडसम, मासूम, जेंटलमैन लग रहा था।
एकदम हीरो की तरह, और हीरो जैसी शक्ल के लोग सिर्फ फिल्मों में मारते हैं, असल जिंदगी में तो मार ही खानी पड़ती है। यहाँ तो पक्का जान से गया होगा। फिर तूने क्या किया? मैं क्या करता? वहीं पर वेन को वॉच करता रहा। बाद में जब मुझे लगा कि उसका टलने का कोई इरादा नहीं है, तो वापस आ गया। एक दिन और बेकार चला गया। कल फिर ट्राई मारूंगा। ऐसे कितने दिन चलेगा? भूरा बुदबुदाया। अपने आप से पूछ रहा है या मुझसे? भगवान से पूछ रहा हूं, भूरा निराशा से बोला। भगवान अपन लोगों से ये सब काम करने को थोड़ी बोले थे। भगवान से क्यों पूछ रहा है? भूरे ने बिल्लू की बात नहीं सुनी और विचारों में खोया रहा। बिल्लू, क्या? कल मैं जाऊं? पागल हुआ है क्या? वह किसी अनजान आदमी को तो छोड़ नहीं रहे। तू मिल गया तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके पूरे दिल्ली शहर में बिखेर देंगे। एक बार किसी तरह मेरा संपर्क सुष्मिता से हो जाए, फिर सारी मुसीबत का हल मैं ढूंढ लूंगा। वह तेरे को छोड़ेगा नहीं। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा, कुछ भी नहीं। बस एक बार नीला राजपूत मुझे मिल जाए। तू सुष्मिता से मिलेगा, उसके बाद नीला राजपूत तुझे मिलेगा। सुष्मिता से तुझे वह कमीना मिलने नहीं देगा, उसे पता है तू किसी कीमत पर भी सुष्मिता से मिलेगा। उसे एक दिन बाद पता चलता तेरे जेल से छूटने का, तो काम बन जाता। एक दिन बाद ही पता चला। क्या बोला? बिल्लू, उसने मेरे जेल से निकलते ही मेरा काम तमाम करवाने का इंतजाम कर दिया था। अब तक तो मैं उसके कदमों में पड़ा होता और जिंदगी की भीख मांग रहा होता, लेकिन मेरी रिहाई एक दिन पहले हो गई। कैसे? मंगलवार को 3 कैदी छूटने वाले थे और बुधवार को एक अकेला मैं। बुधवार के दिन मंत्री जी का जेल के निरीक्षण और नई इमारत के उद्घाटन का कार्यक्रम आनन फानन में बन गया। कार्यक्रम काफी लंबा चलने वाला था, तो मेरी रिहाई भी मंगलवार के दिन कर दी, यानी एक दिन पहले। बिल्लू बोला। हाँ? फिर तो तेरे को उसी दिन सुष्मिता से मिल लेना चाहिए था। मिल तो लेता अगर उसका मामा मुझे टाइम से मिल गया होता। उससे क्यों मिलने का था तेरे को भूरे? मेरे पास सुष्मिता का नंबर नहीं था। मैंने सोचा डायरेक्ट जाने से पहले उसे एक बार कॉल करके कहीं और बुला लेता हूं। उसी का नंबर लेने के लिए मैं उसके मामा को ढूंढ रहा था। नंबर तो ना मिला तेरे को। उसका मामा कहता था कि उसके पास नया नंबर नहीं है सुष्मिता का, और इसी चक्कर में मेरा टाइम निकल गया। जब तक मैं दिल्ली आता मेरे जेल से निकलने की खबर आ गई थी। भूरे, एक काम करें, बिल्लू बोला। क्या? क्यों ना उसे हम अपने रास्ते से हटा दें? पागल हुआ है क्या? चोरी हेरा फेरी तक ठीक था। एक तो पहले ही मैं अपने लालच में सुष्मिता को फंसवा चुका हूं। यह अपने बस का नहीं है। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अब हम बुरी तरह फंस गए हैं। वह हमें किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। जैसा हमने सोचा था कि काम पूरा होते ही हम कहीं दूर भाग जाएंगे, वैसा होता अब मुझे दिख नहीं रहा। इस सारे कांड में मैं तेरे साथ था, यह उसे नहीं पता और ना ही पुलिस को पता है। तो मैं ठोक देता हूं साले को। बिल्लू, तू चोर है, छोटा मोटा चोरी चकारी का काम करता है। पहली बात तो यह है कि तू ठोकने जाएगा तो खुद ही मर जाएगा, और अगर बच भी गया तो बाकी बची जिंदगी जेल में कटेगी। मैं अपनी सजा के 1.5 साल पूरे कर आया हूं और उस कांड में तेरा कोई नाम नहीं था, यानी एक बार अगर हम सुष्मिता से मिल ले किसी भी तरह तो मैं, सुष्मिता, तू और नीला राजपूत, लाइफ सेट हो जाएगी बिल्लू, लाइफ सेट हो जाएगी। वो तो ठीक है भूरे, लेकिन अब क्या करें? तू बोला तो कल फिर ट्राई करेगा। कल फिर ट्राई कर और मैं करूंगा इंतजार।
इधर लिफ्ट में नीचे आता हुआ विनय उन बदमाशों से भिड़ने के बारे में सोच रहा था। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने ही वाली थी। विनय ने अपनी जेब को टटोल कर देखा। बदमाश से छीनी हुई पिस्टल उसकी जेब में थी। वह थोड़ा आश्वस्त हुआ। बदमाश जरूर सीढ़ियों से आ रहे होंगे, विनय ने सोचा। बिल्डिंग में गैलरी के एक तरफ सीढ़ियां और एक तरफ लिफ्ट थी, यानी एकदम अपोजिट। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आ चुकी थी। विनय लिफ्ट से बाहर निकला और ठीक सामने बने रेस्ट रूम की ओर बढ़ चला। अंदर एक आदमी था जो वॉश बेसिन के सामने हाथ धो रहा था। विनय भी वॉश बेसिन पर आ गया और हाथ मुंह धोने लगा, और जैसे ही वो आदमी रेस्ट रूम से बाहर गया, विनय ने भी दरवाजे से बाहर की ओर झांका। उसे वो दोनों बदमाश लिफ्ट के बाहर दिखाई दिए। वो दरवाजे की आड़ लेकर उन्हें देखने लगा। देखते ही देखते वो दोनों बाहर की तरफ निकल गए। विनय कुछ देर तक इंतजार करता था, फिर धीरे से रेस्ट रूम से बाहर निकला और सावधानी से बिल्डिंग से बाहर की ओर देखा। मुख्य द्वार के पास बिल्डिंग का वॉचमैन किसी अन्य आदमी से बात कर रहा था। उसे उन दोनों बदमाशों के कहीं दर्शन नहीं हुए। विनय सावधानी से कदम रखता पार्किंग की ओर जाने लगा। पार्किंग में पार्किंग अटेंडेंट था। विनय की निगाहें उस कार को ढूंढ रही थी जिसमें उसने उन बदमाशों को आते हुए देखा था। वो कार विनय को कहीं नहीं दिखाई दी। विनय पार्किंग अटेंडेंट के पास गया और उससे कुछ बात करने लगा। थोड़ी देर बात करने और पार्किंग के पैसे देने के बाद विनय ने अपनी कार का रुख किया। जैसे ही विनय अपनी कार के पास पहुंचा, न जाने कहां से वो ही बदमाश सामने आ गया जिसकी नाक सुबह विनय ने तोड़ी थी। साले तेरे को मसलने की बड़ी इच्छा थी, वो बदमाश बड़ी बेरहमी से गुर्राया। रज्जू पर हाथ उठाने वाला बच जाए ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन तू मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि जिसकी अभी पिटाई करके मैं हटा हूं वो फिर मेरे से मिजाज पुरसी के लिए मरा जा रहा है। विनय थोड़ा चिढ़ाने वाले अंदाज में उस बदमाश से बोला। अभी पता चल जाएगा कौन मरेगा और कौन मारेगा। रज्जू नाम का बदमाश बड़ी खूंखार मुस्कुराहट के साथ बोला। नाक पर बंधी पट्टी की वजह से मुस्कुराते हुए वो और भी खतरनाक लग रहा था। वो विनय की ओर सावधानी से एक कदम बढ़ा। विनय भी सावधानी से एक कदम पीछे हो गया और बोला, देख भाई, तू जो कोई भी है मेरी बात ध्यान से सुन ले। तेरी नाक पहले ही तोड़ दी है मैंने। अब मैं तेरे हाथ पैर नहीं तोड़ना चाहता, तो तेरी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चला जा। चला जाऊंगा लेकिन तेरा हिसाब करके। इतना बोलकर वो बदमाश विनय के ऊपर झपटा। खबरदार। विनय फुर्ती से एक और कूदते हुए बोला, एक कदम और आगे बढ़ा तो तेरी पिस्तौल की गोली ही तेरे में छेद कर देगी। विनय उसी बदमाश की पिस्तौल इस पर तान चुका था। अपनी ओर पिस्तौल को तना देखकर रज्जू नाम का बदमाश एकदम से ठिठक गया। तू मुझ पर गोली नहीं चला सकता। क्यों नहीं चला सकता? विनय बोला, बोल दूंगा। मेरे को लूट रहा था, आत्मरक्षा में मारा गया। और तू इतना भी कोई दूध का धुला नहीं है। जरूर तू हिस्ट्री शीटर होगा और थाने में तेरा रिकॉर्ड भी मेरे फेवर में ही जाएगा। तू मुझे नहीं मार सकता। साले मुझे भड़का रहा है। विनय झल्लाकर बोला, चुपचाप पीछे हट और मुझे जाने दे। वो सही कह रहा है। विनय के पीछे से एक आवाज आई और विनय को अपनी पीठ के पीछे रिवॉल्वर की नाल सटी हुई महसूस हुई। विनय को आवाज से पता चल गया कि वो दूसरा जोड़ीदार था जो कहीं आसपास ही था और जो ऐन मौके पर विनय का काम बिगाड़ने आ गया था। हाँ हाँ हाँ, अब तू गया बच्चे। रज्जू बड़ी ही खतरनाक हंसी के साथ बोला। विनय उन दोनों बदमाशों से कैसे बच पाएगा? भूरा सिंह का क्या होगा? आगे क्या होगा ये जानने के लिए कातिल हीरा का भाग 4 आपके पास जल्द ही उपलब्ध होगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।